नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आज का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं। आज के एजेंडे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ अपने संवाददाताओं के साथ भी जुड़ेंगे और स्थानीय और जमीनी हकीकत क्या कहती है इन खबरों की, उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। न्यूजीलैंड दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट करेंगे जारी। डॉक्टर जयशंकर मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का भी करेंगे विमोचन। गुजरात के अहमदाबाद में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर आज से मेट्रो सेवा का होगा शुभारंभ। ये कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम को शहर की सबसे बड़ी कृषि मंडी से जोड़ेगा। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बरकरार। तीरंदाजी, स्विमिंग, गोल्फ समेत कई स्पर्धाओं में पदक होंगे दांव पर। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में आज न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। दोनों नेता न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस अवसर पर एक अन्य पुस्तक हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का भी विमोचन किया जाएगा। इसमें सिख समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष संबंध को भी प्रदर्शित किया गया है। और वहीं इससे पहले विदेश मंत्री ने कल न्यूजीलैंड की संसद सदस्य प्रियंका राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रमुख हस्तियों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री न्यूजीलैंड दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। और मेघना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, अगर हम इस पूरे दौरे को देखें, कितना महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, और इस दौरे से जो आपसी रिश्ते हैं वो और कितने मजबूत होंगे? देखिए गौरव, इस दौरे को अगर देखें तो न्यूजीलैंड का विदेश मंत्री का पहला दौरा है जो वहां ऑकलैंड में गए हैं। और ऑकलैंड में आज विदेश मंत्री कई अहम कार्यक्रम भी अटेंड करेंगे, जिसमें खास तौर पर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न के साथ एक कार्यक्रम है जिसमें किस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं न्यूजीलैंड में, उन्होंने क्या अचीव किया है, उनके क्या योगदान रहे पे उनको सेलिब्रेट करने के लिए कार्यक्रम है, जिनमें प्रधानमंत्री आर्डर्न के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर साथ पार्टिसिपेट करते। और उसके अलावा भी हम तो मंत्री डिलीवरी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से सिख के साथ बॉन्ड था वो एक क्या नाम प्रधानमंत्री कम्युनिटी के साथ जैसा वो भी कर जाएगा। तो 2 चीजें रिलीज की जाएंगी, दो रिलीज किए जाएंगे। हम अगर इंटरैक्शन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ पॉइंट्स साझा किए थे एक अपने इंटरैक्शन में, और उसने साफ तौर पर कहा था कि किस तरीके से भारत ने वैक्सीन दिखाई, किस तरीके से भारत ने ऐसी जगहों पर फिजी या सोलोमन आइलैंड ऐसी जगहों को भी वैक्सीन मुहैया कराई। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर के तौर पर उभरा कोविड के समय, जब भारत को पता था कई ऐसे देशों को, और उन्होंने प्रायोरिटाइज किया जब पता था कि कई ऐसे देशों को फेयर रीच फॉर वैक्सीन नहीं मिलेगा, और ऐसे देशों को भारत में कोविड संबंधित और भी मदद की और उसके साथ ही वैक्सीन मिली। तो कई चीजों पर चर्चा हुई उस इंटरेक्शन में, और हम जानते हैं कि 7 दिनों का लगभग ये दौरा है जिसमें न्यूजीलैंड भी जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया का दौरा है।
मेघना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर हम बड़ी बातों की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारत है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है ऐसे में निवेश का, तो तमाम हमने देखा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर तमाम देश ऐसे हैं जो लगातार निवेश करते नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को लेकर अगर हम आपसी रिश्तों की बात करें तो क्या लगता है कि कितना यहां पर इस मसले को लेकर कितनी मजबूती आएगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में खास तौर पर टूरिस्ट का भी न्यूजीलैंड में इंडियन टूरिस्ट का भी जाना काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो उस तरीके से अगर देखें तो भी ये एक अहम विजिट है। उसके अलावा अगर हम तो जो न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट है इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज को भी और ज्यादा गति देने के लिए भी बातचीत हो सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें जिसमें काफी ज्यादा फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है, इस पर बात करें तो बहुत अहम हो जाएगा ये दौरा। अगर हम देखें तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स भी हैं, खास तौर पर अगर देखें तो 30,000 ज्यादा हैं जो हायर एजुकेशन अलग अलग क्षेत्रों में जैसे आई हुआ, हुआ, कई अलग प्राइवेट में कई जगहों पर इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड में चाइना के बाद बाहर से आने वाले बच्चों के लिए सेकेंड क्लास कोर्स होता है, तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा अहम है। दूसरी बात पर यहाँ पर यह है कि कल हम बात करते हैं उस देश मंत्री डॉक्टर बिल्कुल जी मेघना, ये बहुत जरूरी भी है और ऐसे में इस दौरे पर हमारी भी नजर है क्योंकि इसमें तमाम ऐसी बातें, बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी जो इन रिश्तों को और ज्यादा उजागर और ज्यादा मजबूत किस तरह से ये रिश्ते होंगे उसको भी दिखाती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आज से अहमदाबाद मेट्रो के उत्तर दक्षिण गलियारे का परिचालन शुरू करने वाला है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर दक्षिण का ये कॉरिडोर लोगों के आवागमन में बड़ी मदद करेगा। ये कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम को शहर की सबसे बड़ी कृषि मंडी से भी जोड़ेगा। इस रूट की कुल लंबाई 19.12 किलोमीटर है, जिसमें 18.54 किलोमीटर मुख्य रूट और 0.28 किलोमीटर पॉकेट लाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया था, जिसमें पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जनता के लिए 2 अक्टूबर से खुल गया था। और सुमन बोरा हमारी सहयोगी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमन, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा अगर हम देखें तो ये इस कॉरिडोर का जो परिचालन शुरू होने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये कितना मददगार साबित होगा अगर हम देखें परिचालन की दृष्टि से और वहां के लोगों को जो सहूलियत मिलेगी उसकी दृष्टि से? जी बिल्कुल गौरव, जैसा कि आपने बताया कि 2 अक्टूबर से ही इसी फेज 1 का जो पूर्व पश्चिम का कॉरिडोर है वो जनता के लिए खोला गया है और आज से उत्तर दक्षिण का जो कॉरिडोर है वो जनता के लिए खोला जाना है। शहर का जो मोटेरा स्टेडियम है, जो स्पोर्ट्स का सेंटर है, उसको शहर की जो कृषि मंडी है उससे जोड़ा जा रहा है इस रूट को। इसमें 15 स्टेशन जो है वो शामिल होंगे, जिसमें से 14 स्टेशन कार्यरत होंगे, जिसमें मोटेरा है, साबरमती है, वाड़द, रानी जैसे कई स्टेशन का समावेश होना है। जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों के आवागमन के लिए बिल्कुल पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो हम देख रहे हैं जब से वो स्टार्ट हुआ है, आपको बता दें कि इससे पहले 6 स्टेशन का जो कॉरिडोर है वो पहले से ही स्टार्ट था, लेकिन अब जब प्रथम चरण का पूरा उद्घाटन किया गया तो इस पूरे कॉरिडोर को ओपन किया गया है, जिसमें टोटल 32 स्टेशन जो है उनका समावेश है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों के लिए आवागमन के लिए आसानी हो, ट्रैफिक की समस्या आए दिनों हम लोग जो देख रहे हैं वो बढ़ रही है, साथ ही पैसों की बचत, ईंधन की बचत के लिए लोगों के लिए मेट्रो जो है वो काफी सहायक साबित होने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण का जो कॉरिडोर जो आज से स्टार्ट हो रही है मेट्रो, वो फिलहाल हर 30 मिनट में लोगों को मेट्रो की सेवा जो है वो मिलेगी। जैसे जैसे समय के साथ डिमांड इसकी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी समय सीमा जो है उस तरीके से बदलाव लिया जाएगा। आपको बता दें कि जो मेट्रो अब तक कार्यरत थी, जो कुछ स्टेशन कार्यरत थे, उसमें अब तक का टारगेट ये था कि प्रतिदिन 4 से 6 लाख लोगों की कैपेसिटी जो है इस मेट्रो से उन्हें ट्रैवल कराया जा सकता है, जिसकी क्षमता जो है ये मेट्रो द्वारा कहा गया है कि 2023 तक लगभग 12 लाख
लोग इसमें सफर कर सके, इसकी क्षमता की जानी है। आपको ये भी बता दें कि 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का किराया जो है इस मेट्रो का होगा, अलग अलग स्टेशन और अलग अलग किलोमीटर की दूरी के हिसाब से। तो बिल्कुल लोग जो है वो ट्रैफिक की समस्या से तो निजात पाएंगे ही, साथ ही एक कंफर्टेबल सफर और एक किस तरीके से आसानी से एक जगह से दूसरे कोने में पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल गौरव, ये भी बहुत एक जरूरी बात है कि जब मेट्रो स्टार्ट होती है तो सिर्फ मेट्रो ही नहीं स्टार्ट हो रही है, उसके आसपास की जो एक इकोनॉमी है वो भी डेवलप होती है। किस तरीके से देश के शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाने वाले एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। मेट्रो के इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट होते हैं, जो इकोनॉमी होती है वो भी बढ़ रही है। तो बिल्कुल जो पूर्व पश्चिम के साथ साथ उत्तर दक्षिण का कॉरिडोर है जो आज से जनता के लिए खोला जाना है, जब पूर्व पश्चिम का जब खोला गया कॉरिडोर तभी लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें सवारी की। लोगों ने देखा, क्योंकि अहमदाबाद की एक मेट्रो जो है, जिस तरीके से हम अन्य शहरों में देखते हैं कि मेट्रो एक लाइफलाइन बन चुकी है, वैसे ही फिलहाल ही कोशिश की जा रही है कि अहमदाबाद की भी लाइफलाइन जो है वो मेट्रो बन सके। जी गौरव, कृषि मंडी से इसकी कनेक्टिविटी जो हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। किसानों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि मोटेरा स्टेडियम से कृषि मंडी जो है वहां तक का ये कॉरिडोर जो है वो शामिल होगा। अन्य कई कोनों से, जब शहर के अन्य कोई कोनों से, साथ ही अहमदाबाद के बाहर से भी कई किसान इस मंडी में आते हैं, जो अलग अलग बसेस हो या अलग अलग जो आवागमन के जो साधन है उनकी जब सहायता लेते हैं। ऐसे में जब मेट्रो उनके लिए शुरू की जा रही है, इस कॉरिडोर को जब शुरू किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा फायदा किसानों को ही होना है। आसानी से वे ट्रैवल कर सकेंगे, आसानी से मेट्रो के जरिए कंफर्टेबल जो सफर है वो कर सकेंगे। अपने साथ कुछ सामान जो कैरी करने, उसकी भी एक सीमा रखी गई है, उसको भी वे आराम से वहां पे कैरी कर सकेंगे। शहर के बाहर से भी कई बड़ी संख्या में रोजाना ही कृषि मंडी में जो किसान आते हैं, जो अलग अलग जो साधन है उनकी सहायता से आते हैं। ओल्ड हाईकोर्ट एक ऐसा स्टॉप होगा यहाँ पे मेट्रो का, जो सभी स्टेशनों के लिए इंटरचेंजिंग का एक स्टॉप होगा, वो भी अपने आप पे एक अहम रख रहा है, क्योंकि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के सभी कॉरिडोर में ओल्ड हाईकोर्ट का जो स्टॉप है वो वहां से लोग जो मेट्रो ट्रेन है वो इंटरचेंज कर सकेंगे। किसानों के साथ साथ जिस तरीके से हम देखते हैं कि मोटेरा स्टेडियम में भी फिलहाल नेशनल गेम्स भी जारी है, साथ ही कुछ न कुछ गेम्स जो है वो मोटेरा स्टेडियम में भी होते हैं। तो ऐसे ही शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो स्पोर्ट्स सेंटर है, उससे भी शहर से जुड़ जाने का ये काम जो मेट्रो करेगी वो काफी ही फायदेमंद साबित होगा। मेट्रो जिस तरह से शहर में संचालित की जाती है, तो मेट्रो की रफ्तार के साथ साथ शहर की जो रफ्तार है वो भी तेज हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि यातायात जो प्रभावित होता है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां कम सड़कों पर निकलती हैं, लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, उनका समय बचता है, कम समय में वो एक अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिकल भी उनके ऊपर, उनकी जेब पर वो फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि अगर हम जानते हैं क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर भी तमाम तरह की बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो ट्रैफिक से निजात, ऊपर से अगर हम देखें तो यातायात में जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम आती है उससे लोगों को निजात मिलती है, और जेब पर भी वो उसका कम असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि जब रफ्तार मेट्रो पकड़ती है तो कहीं ना कहीं जो शहर की रफ्तार है वो भी तेज हो जाती है। जी बिल्कुल, अहमदाबाद की फास्ट लाइफ को सुपर फास्ट बनाने के लिए, और गति देने के लिए मेट्रो जो है वो अपना एक अहम योगदान देगी। आपको बता दें कि इस मेट्रो जो ओवरऑल कॉरिडोर जो है, जो फेज 1 के जो 2 कॉरिडोर है, उसमें कई 3 स्टेशन ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड बने हुए हैं। उत्तर पूर्व दक्षिण का जो कॉरिडोर है, इसमें साबरमती स्टेशन है। इसकी ये खासियत है, यहाँ पर आपको मेट्रो ट्रेन भी मिलेगी, आगे आने वाले समय में बुलेट ट्रेन जो है वो भी यहाँ से गुजरेगी, साथ ही सामान्य रेल जो है वो भी गुजरेगी। तो तीनों तरीके की रेल का, तीनों तरीके के जो साधन है यातायात का, उसका संगम भी यहाँ पर होना है। साथ ही कालुपुर रेलवे स्टेशन जो अहमदाबाद का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है, वो वहां पर अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं। तो ऐसे में जहाँ ट्रैफिक की समस्या से भी निजात हो, साथ ही में अंडरग्राउंड स्टेशन हो या फिर एक ओवरब्रिज के ऊपर से जो स्टेशन बनाए गए हैं जहां से ट्रेन गुजरेगी, ये अपने आप में ट्रैफिक की समस्या किस तरीके से कम की जा सके। साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि लोग, अहमदाबाद एक ऐसा शहर है गौरव जहां पर सुबह से ही लोगों का जो आवागमन है वो शुरू होता है। बीआरटीएस और जीआरटीएस जैसी कई बसें हैं, उनकी भी सुविधा है। खास बात यह है कि ये मेट्रो ट्रेन जो बस अड्डे हैं उनको भी कनेक्ट करेगी, उनसे भी जो लोग बस के साथ साथ रेलवे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकेंगे। और किराया जो हम देख रहे हैं वो काफी एक लोगों के कंफर्ट के हिसाब से एक अफोर्डेबल किराया जो है वो इसका है। तो बिल्कुल सफर करने के लिए और एक आरामदायक सफर महिलाओं के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सुविधाओं के साथ
ये मेट्रो ट्रेन जो है ये सज्ज है और बिल्कुल ईंधन के साथ, पैसों के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या से भी निजात दिलाने के लिए मेट्रो ट्रेन काफी सहयोग करेगी। शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण आज, क्योंकि जब संचालन होगा तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सहूलियत जो है वो लोगों को मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज तैराकी और तीरंदाजी में कई पदक दांव पर लगे होंगे। वहीं आज मुक्केबाजी के ग्रुप दौड़ के मुकाबले भी खेले जाएंगे। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ की स्पर्धाएं भी आयोजित होंगी। इन खेलों में अब तक सर्विसेज का दबदबा देखने को मिला। पदक तालिका में वो सबसे ज्यादा स्वर्ण लेकर शीर्ष पर बरकरार है। दूसरे स्थान पर हरियाणा मौजूद है, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और अहमदाबाद से हमारे साथ गौरव, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का रुख करते हैं। गौरव, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है, ऐसे में तमाम पदक भी यहां पर दांव पर हैं। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? बिल्कुल गौरव, वाकई आज का दिन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि आज से योगासन जो है उसके भी जो है वो मुकाबले देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो गोल्फ है उसमें भी आज से शुरू हो रहा है गोल्फ का खेल भी। इसके अलावा अगर मलखम्ब की बात करें तो वो कल से शुरुआत होगी। लेकिन अगर इन्हीं दो गेम्स पर रहते हैं तो अगर गोल्फ से शुरुआत करें तो यहाँ पे वानी कपूर जो हैं, जो कि एक भारतीय गोल्फर हैं, वो हिस्सा ले रही हैं। तो यानी कि एक राष्ट्रीय खेलों में जिस तरह से बड़े खिलाड़ियों का जो कहना चाहिए जो शामिल होना, वो बहुत बड़े स्तर पर इसको एक सफलता की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जब बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं तो उनको देख करके जो अन्य युवा खिलाड़ी हैं उनके पास भी मौका होता है उनसे बहुत कुछ सीखने का, उनसे बहुत कुछ अनुभव साझा करने का। अगर मैचेस की बात करें तो आज बी साई प्रणीत जो है वो भी अपना फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे मिथुन मंजुनाथ के खिलाफ बैडमिंटन में। और वहीं पे महिलाओं के एकल के मुकाबले भी जो होंगे वो फाइनल मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां मालविका बंसोद जो होंगी वो अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगी। तो कह सकते हैं कि आज के दिन पर नजरें जो हैं वो बहुत खास रहेंगी, क्योंकि तो देखना ये भी होगा कि योगासन जो कि पहली बार राष्ट्रीय खेलों में अपनी जगह शामिल हुआ है, वो किस तरह से वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से निकल कर के सामने आता है। और ये जो पूरी तस्वीर है राष्ट्रीय खेलों की, जिस तरह से ये बेहद कम समय में गुजरात ने इसकी मेज़बानी की, केवल 3 महीने के अंदर अपने आप को इन खेलों के लिए तैयार किया, जो एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस तरह से एक पूरी एक तैयारी जो होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको पूरा किया। तो वाकई जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है तो न केवल एक मेज़बानी के मोर्चे पर देश ने बड़ी सफलता हासिल की है, बल्कि जो नए नए खिलाड़ी हैं, जो नए नए रिकॉर्ड्स निकाल करके सामने आ रहे हैं, जो नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, उससे भी देश को नए और युवा खिलाड़ी जो हैं वो मिल रहे हैं। गौरव, यहाँ पर सर्विसेज का जो दबदबा है वो देखने को मिल रहा है। किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो की जा रही है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बाकी लोगों के लिए भी ये काफी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सर्विसेज का जो दबदबा है वो कायम नजर आ रहा है। किस तरह की स्ट्रेटेजी उनकी तरफ से फॉलो की जा रही है? देखिए, स्ट्रैटेजी का सिर्फ ये एक फॉर्मूला होता है कि आप हर गेम्स में कितने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, हर गेम्स को आप कितने बेहतरीन तरीके से सामने रख रहे हैं, अपने आप को कितने बेहतरीन तरीके से सामने रख रहे हैं। तो ये जो है वो एथलेटिक्स में सर्विसेज का काफ़ी जोर दिखा है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मेडल्स होते हैं वो भी होते हैं, साथ ही साथ जो कहना चाहिए अपने आप को बेहतर तरीके से सामने रखने की जो कला होती है वो भी कहीं ना कहीं सर्विसेज के खिलाड़ियों में दिखी है। इसलिए सर्विसेज जो है वो फिलहाल टॉप पे है। और सर्विसेज का केवल इस बार का ही रिकॉर्ड नहीं है, इससे पहले भी अगर 2015 में जब ये राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुए थे आज से 7 साल पहले केरल में, वहाँ पे भी सर्विसेज का ही दबदबा देखने को मिला था। तो सबसे ज़रूरी पहलू ये होता है कि आप किन किन गेम्स में हैं, कितनी ज़्यादा गेम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन गेम्स में आपका अपना पिछला पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मसलन अगर बात करें, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा फिलहाल दूसरे नंबर पे है। हरियाणा को सबसे ज़्यादा मेडल्स की अगर बात करें तो उसमें वहाँ पे रेसलिंग से उनको सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं। लेकिन जो बेहतर पॉइंट क्या है, जो गुड पॉइंट क्या है उनके लिए, जब कहना चाहिए कि बोनस का पॉइंट क्या बनता है, वो इस तरह से बन जाता है कि जब वो शूटिंग में भी जीत हासिल करते हैं, इसके अलावा वो जब बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में जब खुद को सामने रखते हैं और वहाँ से जब मेडल्स लेकर के जाते हैं, तो ये जो गिनती होती है ये एक उनको प्लस पॉइंट में आती है, ये बोनस पे जाती है। अभी बॉक्सिंग के मुकाबले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो बॉक्सिंग में भी हरियाणा का काफ़ी दबदबा देखने को मिला है। तो यहाँ से भी उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से एक जो मेडल की जो रेस है वो और ज़्यादा रोमांचक होती जाएगी।
बिल्कुल, दूसरे स्थान पर हरियाणा है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। किस तरह का फॉलोअप इनके बीच देखने को मिलेगा? और अगर हम बात करें खेलों की, तो जो तमाम कैटेगरीज यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, उन कैटेगरीज में क्या लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र और ऊपर आते हुए नजर आएंगे? जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर आप देखें तो अब जैसे बॉक्सिंग के मुकाबले जो शुरू हो चुके हैं, वहाँ पे भी एक अच्छी फाइट जो है वो हरियाणा और महाराष्ट्र के बॉक्सर्स के बीच में रहेगी, देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मलखंब अभी शुरू होना है। फिर अगर आगे बढ़ें तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि गोल्फ के जो मुकाबले हैं वो शुरू होंगे। इसके अलावा जूडो जो है वहाँ पे एक अच्छी फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। सॉफ्ट बॉल टेनिस है, इस गेम में भी काफ़ी अच्छा एक चांसेस है, जहाँ से इन दोनों ही राज्यों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। तो जैसे जैसे अभी गेम से जो बचे हैं या जो हो चुके हैं, जिनमें ये मैच्योर हैं, उनमें तो इन्होंने अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। लेकिन जहाँ पर ये कमज़ोर हैं, या फिर कहना चाहिए कि जहाँ पे इनको अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हर राज्य की कुछ कमियां हैं, हर राज्य के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि अपनी जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और किस तरह से अपने प्लस पॉइंट्स को जिसमें वो बेहतर है उसमें ज़्यादा संख्या में मेडल्स को जो है वो लाया जा सके। जैसे कि मसलन अगर बात करें महाराष्ट्र ने, तो महाराष्ट्र ने हर खेल में लगभग अपने आप को सामने रखा है और उनकी कोशिश ये रहती है कि जब अब मलखंब का जब मुकाबले शुरू होंगे, जिस तरह से हमने देखा था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रहा हो या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहा हो, वहाँ पर महाराष्ट्र की टीम का दबदबा देखने को मिला था मलखंब में। तो जब आपके जूनियर लेवल पे इस तरह का आप रिजल्ट पेश कर देते हैं, फिर जब सीनियर लेवल पे आप पहुँचते हैं तो ये इस रिजल्ट की अपेक्षा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए मलखंब से एक बेहतर तस्वीर निकल करके सामने आ सकती है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय में ये जो मेडल की रेस है, इसमें आगे पीछे कोई हो तो इसमें हैरानी नहीं। बिल्कुल। हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह का कंपटीशन नजर आ रहा है? क्या कांटे की टक्कर नजर आ रही है या कुछ ऐसी बातें भी हैं कि जो लग रहा है कि कोई जो टीम है वो बहुत आराम से आगे निकल जाएगी? देखिए, गोल्फ के मुकाबले आज से शुरू होंगे, तो गोल्फ का तो अभी देखा जाएगा कि किस तरह से वहाँ पे जो नामी नाम है, जैसे कि मैंने बताया कि वानी कपूर है वहाँ पे, इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ी जो हैं वो भी अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गोल्फ में की तस्वीर किस तरह से निकलती है, क्योंकि गोल्फ एक लंबा गेम होता है, पहले दिन में कोई भी रिजल्ट जो है वो डिसाइड नहीं होता। उसी तरह से अगर हॉकी की बात करें तो वहाँ पर भी अभी ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस हैं वो चल रहे हैं। हालांकि केरल की स्थिति जो है वहाँ पर निकल करके हॉकी में एक अच्छी बनती हुई निकल करके सामने आ रही है। लेकिन फिर भी जब फाइनल होगा, उस फाइनल दिन के दिन कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम जो है वो किस दूसरी टीम पर भारी पड़ जाती है, और जो उसके ग्रुप मैचेस हैं, चाहे जितना भी बेहतरीन आपने किया हो, लेकिन अगर को कायम नहीं रख पाते हैं तो शायद जो पीछे की मेहनत है वो व्यर्थ जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो अभी मैचेस जो बाकी हैं उनमें अच्छा टैलेंट जो है वो निकल करके सामने आ रहा है, एक अच्छा कंपटीशन जो है वो दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडिविजुअली रूप से अगर देखा जाए, जैसे हॉकी में देखा जाए और फुटबॉल में देखा जाए, तो इंडिविजुअली तौर पर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है। ठीक है, ऐसे में ये जो गेम्स है इसमें कहीं ना ठीक है गौरव, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि ये खेल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे में जो सामने चुनौतियां हैं वो भी नजर आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाएं भी यहां पर उभर कर सामने आती हुई भी नजर आ रही हैं। बहरहाल आज के एजेंडे में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।